हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। द्रुति काव्यांश एपिसोड 13। अब नेक्स्ट। डीके कॉलेज। अमायरा काव्यांश की बात सुन डर गई थी और अपनी जगह जाकर बैठ गई। उसकी हरकत पर सब जोर जोर से हंसने लगे। अधीरा ने ध्रुवी को देखकर कहा, लाडो, बाबा साहब जो बोले वो सच था। रावी हंसते हुए बोली, हाँ भाभी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि क्लासरूम में टीचर आ गई और सब अपनी पढ़ाई करने लगे। कावेश महल से निकलकर सीधा अपने बेसमेंट चला गया था जहां उसने दक्ष को रखा था। राका उसके साथ ही था। क्रूश ऑफिस में था। आज अन्वी नहीं आई थी इसलिए ध्यांश और राधेश खुश थे। अधीरा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वो थक गई थी। शाम का वक्त। काव्यांश और राका अभी तक घर नहीं आए थे। ध्यांश, आरुष, क्रूश, राधेश महल आकर हॉल में बैठ गए हुए थे। अमर सिंह कुछ काम से बाहर गए थे। मीनाक्षी जी बच्चों के साथ हॉल में बैठी थी। ध्रुति, अधीरा, कायरा और कावेरी किचन में थी। ध्रुविका और रावी दोनों अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ रहे थे। तभी काव्यांश और राका महल के अंदर आ गए। उसे आता देख सब शॉक हो गए। काव्यांश किसी को भी नहीं देखा और सीधा कमरे में चला गया। राका जाकर सबके साथ बैठ गया। उसके माथे पर थोड़ी चिंता थी। रावी नीचे आते हुए आरुष से बोले, क्यों भाई आज इतने शांत क्यों है? आपको भी भाभी मिल गई का? आरुष ने कहा, चटर पटर जिस दिन मिलेगी ना सबसे पहले उसे तेरे पास लेके आऊंगा, ठीक है? और ज्यादा बोली ना तो तुम्हें आज कमरे में बंद कर दूंगा और हम सब बैठकर बड़े पापा और बड़ी माँ की स्टोरी सुनेंगे। ये सुनते ही रावी के आंखों में चमक आ गई और वो बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज हमें द ग्रेट हुकुम सा एंड उनकी हुकुम रानी सा की कहानी की शुरुआत पता चलेगी। वाह, ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है। उसके बात सुन सब खुश हो गए थे। मीनाक्षी जी ने सर पर हल्के से मारकर कहा, तू नहीं सुधरेगी ना? तेरी माँ कितनी शांत थी और आप एक नंबर के शैतान। रावी के लिए शैतान सुन सब जोर जोर से हंसने लगे। रावी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, दादी। मीनाक्षी जी ने उसे साइड हक कर लिया। ये देखकर रावी खुश हो गई। जैसलमेर। आरव के पिता माधव प्रताप सिंह अपने कमरे में बैठकर वाइन पी रहे थे। उनके पास उनकी पत्नी रमा उनके पैर दबा रही थी। वो शांत थी। उनके घर में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। माधव अपने बाप की तरह बहुत बुरा आदमी था। उसकी एक ही बात अच्छी थी, वो अपनी पत्नी के सिवा किसी और औरत से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन वो रमा पर बहुत अत्याचार करते थे। उनका आरव और रमा पर बहुत दबाव था। आरव को अपने पिता बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी माँ की खातिर वो हमेशा चुप रहता था। माधव अपने वाइन को पीते हुए बोला, अब आएगा मजा। 25 साल, पूरे 25 साल इंतजार किया है। आज जाकर हमारा बदला पूरा होगा। रमा जी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे अपने बच्चे बहुत चिंता हो रही थी। कितने बरसों बाद उन्होंने आरव के चेहरे पर वो खुशी देखी थी। पता नहीं अब वो कौन सा तूफान आने वाला है उसकी जिंदगी में। आरव अपने रूम में बने बालकनी में बैठा था और एकटक चांद को देख रहा था और वो चांद को देखकर बोला, बहुत सुकून था उन बाहों में, बहुत हसीन थी उनकी आंखें। पहली मुलाकात में ही प्यार के जख्म दे गई। नशा था उनकी आंखों में जो हमें पिघलाकर नशे में डुबोकर चली गई। इश्क बेइंतहा हमसे शिकायत कर गई। नजरें उनकी थी इतनी तेज कि हमारे आगे पल भर ना झुकी। छूने का दिल तो बहुत था उस जालिम के होठों को, लेकिन वो जालिम हमें मदहोश करके हमारी मोहब्बत का मतलब पूछ कर चली गई। जयपुर, रात का वक्त। सब खाना खाकर आंगन में बैठे थे। मीनाक्षी जी ने सबको देखा और कहा, तो आपको आपके हुकुम सा और हुकुमरानी सा के बारे में जानना था। तो ठीक है, आप उनकी मुलाकात के बारे में बताते हैं। बाबसा और द्रुति के दादू बहुत अच्छे दोस्त थे। उनसे हम पहली बार हमारी शादी में मिले थे। सुमी मतलब सुमन, द्रुति की माँ। उनकी शादी हमारी शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम से कारण बच्चा नहीं हो रहा था। जब हम पहली बार उनसे मिले थे तब से ही हमारे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ऐसे हमारा जोधपुर में आना जाना होता था। हमारी धीरे धीरे पहचान बढ़ गई और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
हमारी शादी के हमें काविंश हुआ फिर भी सुमी की गोद नहीं भरी थी। वो बहुत अपसेट रहती थी। एक दिन हमें एक डॉक्टर के बारे में पता चला तो हमने सुमी को वहां पर ले जाना सही समझा। जब सुमी का चेकअप हुआ तो पता चला कि उसे कोई दवाई दे रहा था जिससे वो कभी मां ना बन सके। ये जानकर ध्रुति के दादाजी ने पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि वो सब शरद ने किया था। सुमी का सब बहुत ध्यान रखते थे और ऐसे ही उसकी गोद भर गई थी और हमारे यहाँ हमारी नन्ही सी परी हमारी ध्रुति हुई थी। तब काव्यांश बस कुछ 2 या 3 साल का ही था। वो हमेशा शांति रहता था। धीरे-धीरे दिन, महीने, साल बीत गए थे। ध्रुति और काव्यांश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुल-मिल गए थे। हम जब भी जोधपुर जाते थे, काव्यांश हमेशा ध्रुति के लिए चॉकलेट लेकर जाता था। जिस दिन ध्रुति खुश होकर काव्यांश को बदले में उसके गाल पर किस कर देती थी, जिसके लिए वो पागल हमेशा उसके लिए चॉकलेट लेकर जाता था। मीनाक्षी जी की बात सुन सबने एक साथ कहा, ओह सो रोमांटिक। उनके बात सुन ध्रुति शर्मा गई और बोली, तब हम छोटे थे और हुकुम साहब हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। मीनाक्षी जी आगे कहा, इन दोनों का बॉन्ड देखकर सुमी ने हमसे कहा था। फ्लैशबैक, सुमी मीनाक्षी जी से, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना मीना। हम क्या सोच रहे थे, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। उसकी बात सुन मीनाक्षी जी खुश हो गई। उन दोनों ने ये बात घर में सबको बता दी। सबने उनकी शादी करने का सोचा और सब बड़ों ने मिलकर उनकी शादी करा दी गई। जब शादी हुई थी तब दादाजी ने उन दोनों के गले पर गुदवा दिया था। भरत की भी शादी हो गई थी। उसे जुड़वा बच्चे हो गए थे। विमान और इवान दोनों भी बहुत प्यारे थे। उन दोनों की जान जैसे ध्रुति में ही थी। वो दोनों हमेशा उसी के पास रहते थे। बड़ी बहन होने के नाते ध्रुति उन दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। काव्यांश बहुत शांत थे और ध्रुति को हमेशा दूसरे लड़कों से दूर रखते थे। इन दोनों की शादी के बाद वहां सिद्धार्थ आया। ध्रुति जोधपुर में ही थी जिस कारण उसके सीड के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिद्धार्थ को शरद लेकर आया था। वो कहाँ से क्यों लाया था ये किसी को नहीं पता था। तभी आगे ध्रुति बोली, हुकुम सा हमें हमेशा हुकुम रानी सा ही बोलते थे। जब हम बड़े हुए थे और हमारी शादी से पहले हुकुम सा हमें ग्रीन आइज कहकर पुकारते थे। तभी सॉफ्ट हार्टेड थे। अगर किसी को एक खरच भी आए ना तो खुद अपने हाथों से मरहम पट्टी कर देते थे। बचपन, ध्रुति गार्डन में बैठकर चॉकलेट खा रही थी और काव्यांश उसके पास बैठकर उसे देख रहा था। ध्रुति ने काव्यांश को देखकर कहा, हुकुम सा आप हमेशा हमें एक ही चॉकलेट क्यों लेकर आते हैं। ध्रुति अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखकर पूछा। वो बहुत क्यूट लग रही थी, गोलू मोलू सी। काव्यांश उसे देखकर बोला, अगर आप ज्यादा चॉकलेट खाएंगे ना तो आपके दांत खराब हो जाएंगे और आप बूढ़ी दादी लगोगे। ध्रुति मुंह फुलाकर बोली, फिर वो सीड मुझे कितनी सारी चॉकलेट देता है। वो तो बोलता है दांत खराब हुए तो भी चलेगा, लेकिन मेरे राजकुमारी सैड नहीं होनी चाहिए। हुकुम रानी साहब आप सिर्फ हमारी हैं और किसी की नहीं, और हम आपके पति हैं, इसलिए आप सिर्फ हमारी बातें मानेंगे और किसी की नहीं। काव्यांश की बात सुन ध्रुति काव्यांश से नाराज हो गई थी और बोली, आप बहुत बुरे हो हुकुम साहब, अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आपसे अच्छा सीड हो, वो हमें से कभी भी ऐसी बात नहीं करता और हमें ढेर सारे चॉकलेट देता है। आपसे भी ज्यादा हम आपके साथ आएंगे ही नहीं, हम सीड के साथ ही जाएंगे, देख लेना आप। एक कहकर ध्रुति महल के अंदर भाग गई। जब वो महल के अंदर आई तो उसने देखा उसके दादाजी फर्श पर गिरे हैं और उनके सर से खून बह रहा है। उनके पास ही उनकी दादी भी थी। ध्रुति उन दोनों को ऐसे देख चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुन सब नीचे आ गए थे। सबने जब ये देखा तो एकदम से घबरा गए। ध्रुति बुरी तरीके से रो रही थी। काव्यांश उसके पीछे था। उसने की नजर सामने खड़े शरद और सिद्धार्थ पर थी जो घबरा कर सबको देख रहे थे। सबने पास जाकर देखा तो वो दोनों की भी सांसें रुकी हुई थी। ध्रुति बुरी तरह से रो रही थी और वो रोते रोते ही सो गई थी। उसकी बातें सुन सब चुप हो गए थे। ध्रुति की आंखों में पानी आ गया था जो देख काव्यांश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ध्रुति को अपने बाहों में भर लिया। मीनाक्षी जी ने अपनी आंखें साफ की और आगे बोली, ध्रुति के सो जाने के बाद हमें बाबा सा और मासा का अंतिम संस्कार किया और जब हम घर आए तब शरद ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। उसे वो रियासत अपने नाम करनी थी, इसलिए उन्होंने हमारे जाते ही उन्होंने सुमे और पवन भाई साहब को भी घर से निकाल दिया। उसके बाद से सब बिखर गया। हमने उन दोनों के बारे में बहुत पता करने की कोशिश की पर हमें कुछ भी पता नहीं चला। मीनाक्षी जी इतना बोलकर चुप हो गई तो सबने ध्रुति को देखा कि वो आगे कुछ बोलेगी, लेकिन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि ध्रुति अपनी आंखें बंद करके काव्यांश के सीने से लगी हुई थी। काव्यांश ने भी महसूस किया कि ध्रुति हिल नहीं रही है। जानकर काव्यांश की धड़कनें तेज हो गई।
उसने झट से ध्रुति के चेहरे को देखा। ध्रुति बेहोश हो गई थी। सब घबरा गए और ध्रुति को देखने लगे। कामेश ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और कमरे में लेकर चला गया। कायरा आगे आकर उसे चेक किया तो कहा, इसे क्या हुआ? अब तक तो ठीक थी। कामेश ने उसे घूरकर देखा और कहा, हुआ क्या है हुक्मरानी साको? कायरा ध्रुति को देखकर बोली, ये स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गए हैं, लेकिन सब तो ठीक है। फिर ये सबने कामेश को देखा। कामेश ने सबको इग्नोर किया और कहा, आप सब जाकर सो जाइए, हमें भी आराम करना है। मीनाक्षी जी ने कहा, लेकिन काव्य माँ अभी नहीं और हमारे बीच सब ठीक है। उसके बाद सुन सब वहां से चले गए। ध्रुविका अभी भी वहीं खड़ी थी। कामेश ने उसे देखकर कहा, लाडो जाइए, जाकर सो जाइए और आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। ये बात कामेश ने खुद से ही कही थी या सच में ध्रुविका से कही थी, ये खुद उसे ही पता नहीं था। ध्रुविका वहां से अपने कमरे में चली गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर से कामेश का ऐसे बिहेव करना। कामेश उसके जाने के बाद ध्रुति के माथे पर किस करके बोला, बहुत कुछ बदलने वाला है हुक्मरानी साहब, बहुत कुछ। हमारा बुरा समय शायद ही हमारा पीछा छोड़ दे। ये कहकर कामेश ध्रुति को देखते हुए ही सो गया। कल का सूरज पता नहीं कौन सी तबाही लेकर आने वाला था, जिसकी खबर दूर दूर तक किसी को नहीं पता थी। अगली सुबह ध्रुति उठकर बेड पर बैठ गई थी। उसे अपना सर थोड़ा सा भारी लग रहा था। उसने अपनी साइड में देखा जहाँ कामेश नहीं था। ये देख उसे अजीब लगा क्योंकि कामेश ध्रुति के उठने के बाद ही उठता था। उसने अपनी नजर पूरे कमरे में दौड़ाई। उसे कामेश कहीं पर भी नहीं दिखा, इसलिए वो उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब ध्रुति बाहर आई तब भी उसे कामेश नहीं दिखा। उसका दिल घबरा रहा था। उसके दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने अपना सर झटका और रेडी होकर नीचे आंगन में चली गई। उसके जाते ही ध्रुविका भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। नीचे अधीरा हाथों में वीणा पकड़े बैठी थी। उसका पूरा ध्यान महादेव की मूर्ति पर था। उसे भी आज रह रहकर बेचैनी हो रही थी। ध्रुति उसके पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा, आप चुप क्यों बैठी हैं? अधीरा ध्रुति की आवाज सुन उसकी तरफ देखने लगी और बोली, माँ आप यहाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हमें क्या हुआ है, सब ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? ध्यांश ने आपको कुछ बोला क्या? ध्रुति ने उसके पास बैठते हुए पूछा तो अधीरा ने उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, पता नहीं माँ, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। माँ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उसकी बात सुन ध्रुति ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ है आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके और ध्यांश के बीच कुछ अच्छा नहीं है? नहीं माँ, वो बहुत अच्छे हैं और हमारे रिश्ते में भी अब सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ, हमारी माँ में हमें हमेशा कहती थी जिस घर में जाएंगे हम, वहां पर भी हमारा मनुष्य साया उस घर को खा जाएगा, और वो सब सच ही था माँ, हम सच में मनहूस हैं। अधीरा रोते हुए बोली तो ध्रुति ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर सब ठीक है तो आप अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही है? सब तो अच्छा है और महादेव की कृपा से सब ठीक ही होगा। ध्रुति को अपने ऊपर इतना भरोसा करता देख अधीरा और रोने लगी और बोली, नहीं माँ, सब सच कहते हैं, हम जब भी इस घर में आए तब से बस बुरा ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले बाबा सा का एक्सीडेंट, फिर हमारे लाडू को परेशान होना, और अब मुझे सुबह से बेचैनी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होगा, बहुत डर लग रहा है माँ। ध्रुति उसकी बात सुन घबरा गई क्योंकि सुबह से उसे भी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। ऊपर से कामेश पता नहीं कहाँ चला गया था। उसने खुद को संभाला और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे ध्रुविका की आवाज आई, भाभी साहब ठीक कह रही है माँ, हमें आज बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्रुति ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और महादेव को देखते हुए बोली, सब ठीक होगा। जब तक हमारे महादेव का हाथ हमारे सर पर है, महादेव हमारे परिवार को कोई भी आँच नहीं आने देंगे। ये कहकर उसने ध्रुविका, अधीरा और वीणा बजाने के लिए को कहा और ध्रुविका को हाथ में आरती का थाल देकर और दोनों को देख अपनी बेचैनी और घबराहट छुपाकर एक स्माइल दी और महादेव की आरती गाने लगे। आरती की आवाज सुन सब मंदिर में आ गए थे। बस राका, कृष और कावेंश नहीं थे। सब महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। ध्रुविका ने सबको आरती दी और अपनी नजर चारों तरफ करके बोली, माँ, पापा, मामा सा और मौसा जी किधर है? उसके बाद सुन सबने ध्रुति की ओर देखा जो सबको देख रही थी। मीनाक्षी जी ने उसे देखकर बोली, वो काव्य कहाँ है?
नहीं पता माँ, जब से हम सोकर उठ गए थे तब से वो महल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ऐसे कभी कहा जाते नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है माँ। मीनाक्षी जी उसके बात सुन बोली, कुछ काम से बाहर गया होगा या जाएंगे अब। जब उनका काम होगा और राका और क्रूज भी नहीं है तो उनके साथ होंगे। चलो अब सब नाश्ता करो और अपना अपना काम देख लो। सबने सर हिलाया और नाश्ता करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद सबने अपना नाश्ता किया। ध्यांश, आरुष और राधेश ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद रावी, अधीरा और ध्रुविका कॉलेज चली गई। धृति ने मीनाक्षी जी को देखा और कहा, माँ हम मंदिर जाकर आते हैं। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मीनाक्षी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसके जाने के लिए कह दिया। उसके साथ कायरा भी चली गई। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्यांश अपने केबिन में जाकर अपने केबिन में बैठा ही था कि राधेश अंदर आते हुए बोला, भाई वो अथर्व आया है, बोल रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स उस पर सिग्नेचर चाहिए थे उसे। दैश उसे देखते हुए बोला, क्या पापा ने सब चेक किया? राधेश ने कहा, हाँ भाई, बड़े पापा ने सब कुछ चेक किया है, तो क्या उसे अंदर भेज दूं? ध्यांश ने कहा, हाँ भेज दो। राधेश उसके बात सुन केबिन से बाहर चला गया। बाहर अथर्व और कामेश वेटिंग चेयर पर बैठे थे। राधेश ने उनके पास गया और बोला, आपको अंदर बुलाया है। ये कहकर राधेश उनके लेकर अंदर चला गया। अंदर ध्यान किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने फोन रखा और अथर्व को बैठने के लिए कहा। अथर्व चेयर पर बैठ गया था और उसने ध्यान के सामने एक फाइल रख दी। ध्यांश ने वो फाइल उठाई और बोला, हम सब चेक करके आपको बताते हैं। अतौर ने उसकी बात सुन उस पर प्रेशर बनाते हुए कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो प्लीज आप इस पर सिग्नेचर कर दो। वैसे भी हुकुम सा ये फाइल रीड की है। उसकी बात सुन ध्यांश ने उस फाइल पर सिग्नेचर कर दिए। अथर्व उस फाइल को ले लिया और अपनी जगह पर उठते हुए बोला, तो फिर हम चलते हैं, अब कल मिलेंगे। ये कहकर अथर्व ने ध्यांश को अजीब तरीके से देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ध्यांश ने राधेश को देखा और बोला, पापा घर आ गए क्या? राधेश ने उसे देखकर नाम में गर्दन हिला दी और बोला, इनका उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, मैंने आदमी को पता करने को कहा है। ध्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्मेशन कर देना। और इस अथर्व पर थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राधेश ने कहा, हाँ मैंने इसके बारे में पता करवाया है, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली इसकी, फिर भी देखते हैं। ये कहकर राजेश केबिन से बाहर चला गया। डीके कॉलेज। अधीरा, रावी और ध्रुविका कॉलेज पहुंच गई थी। ध्रुविका को आज बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसका ध्यान बस काव्यांश पर ही अटका हुआ था। आरो आज भी उसी पिलर से टिक कर खड़ा था और अपनी हसरत भरी आंखों से ध्रुविका को देख रहा था। आज उसके आंखों में कुछ अजीब सा था, दर्द। ध्रुविका के लिए अपनी दीवानगी और घबराहट जैसे आज सब कुछ हासिल करके ही वो हारने वाला था। लेकिन उसे जिसको हासिल करना था उसके लिए उसे हारना भी मंजूर था। उसने ध्रुविका को देखते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन और आसमान ही क्यों ना एक करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन मेरी मल्लिका सिर्फ मेरी रहेगी। उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन उसे हासिल करके ही दम लूंगा। ध्रुविका अपने क्लासरूम में जा रही थी कि अचानक ही उसकी नजर उस पिलर पर गई जहां आरव था। आरव उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें आपस में मिली। आरव अपनी कातिल निगाहों से ध्रुविका को देखने लगा। ध्रुविका उसकी वो दीवानगी से भरी नजरें देख उसके आंखों में एकटक देखने लगी। आरव के आंखों में उसे अलग ही कशिश नजर आती थी, जो उसे आरव को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। ध्रुविका को अपने आप को ऐसा दिखता पाकर आरव के चेहरे पर सनक भरी कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देख ध्रुविका ने अपनी नजरें फेर ली और रावी ध्रुविका के साथ क्लासरूम में चली गई। उसके जाते ही आरव का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और उसने किसी को फोन किया। थोड़ी देर बात करने के बाद आरव के कार्तिक को देखा और कहा, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? एक मिनट के लिए भी तुम्हारी नजर उस पर से हटनी नहीं चाहिए। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर आरव वहां से चला गया। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्यांश अपने केबिन में बैठा था। उसके पास राधे था जो उसे कुछ बता रहा था। तभी केबिन का दरवाजा के अंदर आरुष आया, जो बुरी तरह से घबराया हुआ था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसे ऐसे देख राधेश और ध्यांश अपनी जगह पर उठ गए और उसके पास जाते बोले, क्या हुआ आरुष, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
आरुष हाँफते हुए बोला, भाई, बड़े पापा, मामा जी और पापा जी का किडनैप हो गया है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। उसकी बात सुन ध्यांश और राधेश भी घबरा गए और जल्दी से अपने केबिन से निकलकर चले गए। ध्यांश आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया। ध्यांश ने फोन उठाया और फोन की दूसरी साइड से एक आदमी की आवाज आई थी, अपने बाप को ढूंढने जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन किस-किस को ढूँढोगे? अपने बाप को, अपने मामा को, अपने मौसा को या फिर अपनी बहन को? नहीं, नहीं, तुम अपनी बीवी को ढूँढोगे ना? अरे! ये क्या हो गया बेचारा हुकुमसा, शेर तो सो गया, अब क्या करेगा ये चूहा? ये कहकर वो आदमी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। ध्यान उसकी बात सुन आग बबूला हो गया। उसने अपने हाथों की पकड़ फ़ोन पर कस दी और दहाड़ते हुए बोला, सोए हुए शेर को उँगली नहीं करते, नहीं तो वो शेर मौका पाकर झपट्टा मार देता है। तूने ये सही नहीं किया, जो तूने कोई भी होगा मरेगा तू मेरे बाप के हाथों ही, वादा है तुझसे इस ध्यांश कामेश राजपूत का। ये कहकर ध्यांश ने फोन कट कर दिया। ध्यांश गुस्से में ऑफिस से चला गया। उसके साथ ही आरुष और राधेश भी चले गए डीके कॉलेज। रावी, ध्रुविका और अधीरा अपनी क्लासेस खत्म करके महल के लिए निकल गई। उसके पीछे उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। अधीरा और ध्रुविका का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उन्हें इतनी घबराहट हो रही थी कि उनके माथे पर पसीना आ रहा था। वो लोग जा ही रहे थे कि रावी के बुलेट के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुक गई। रावी झट से रावी ने झट से ब्रेक मारा और सामने देखने लगे। उन गाड़ियों में से आदमी बाहर निकले और सबको घेर लिया। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला, जिससे देख ध्रुविका की आंखें बड़ी हो गई। वो आदमी ध्रुविका को अपनी जुनूनी आंखों से देखने लगा। उसे देख रावी का मुंह से निकल गया, तुम? उन तीनों के सामने अथर्व था, उसके साथ ही कामेश भी था। अथर्व ने ध्रुविका को देखा और कहा, पहले तो सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला लेना था, लेकिन मुझे तुम दिखी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत। फिर सोचा तेरे बाप को तेरी माँ ना सही, मुझे उसकी औलाद ही मिल जाए। उसकी बात सुन अधीरा रावी ध्रुविका उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसे नहीं पता था वो लड़का किसके बारे में बात कर रहा था। रावी ने उसे देखकर कहा, ओए चपड़गंजू, तेरी ये डायलॉग बाजी हो गई हो तो अब हट, रास्ते से घर जाना है। नौकर के बेटे और तेवर राजपूत आने वाले। अतुर ने रावी की बात सुन कहा तो उसकी बात सुन ध्रुविका बुलेट से उतर गई और गुस्से में उसे देखकर बोली, नौकर रहते होंगे आपके घर में, हमारे घर में सिर्फ हमारी फैमिली रहती है। आगे से ये बात याद रखना, नहीं तो हम राजपूताने तुम्हारा इतिहास बनाने में जरा से भी देर नहीं करेंगे। अथर्व उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, देखो तो कामेश, ये शांत सी लड़की कैसी शोर कर रही है। हमें तो लगा था कामेश राजपूत के औलाद औलाद और तेवर माँ के, लेकिन इसके अंदर तो इसके बाप जैसे ही तेवर है। ध्रुविका ने बुलेट पर बैठते हुए रावी से कहा, चल रावी, हम चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगकर हमारा अपना टाइम खराब हो क्यों करे। रावी ने उसकी बात सुन बुलेट स्टार्ट की। अथर्व ने उस बुलेट पर टायर पर गोली चला दी। ये देख रावी को बहुत गुस्सा आया। उसने बुलेट से उतरते हुए कहा, बहुत बुरा कर रहे हो तुम, जिस महल पर तुमने नजर डाली है ना। रावी इतना ही बोली थी कि अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, हमें पता है वो आदमी इस राजस्थान का हुकुम सा है, पर अब इस वक्त वो हमारे कब्जे में है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हटो। और ध्रुविका की ओर इशारा करके बोला, इसे हमारे हवाले कर दो। अथर्व की बात सुन रावी गुस्से से बोली, उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमसे लड़ना होगा। रावी की बात सुन अथर्व हंसने लगा और उसने अपने एक आदमी को रावी को मारने के लिए भेज दिया। रावी उसे अपने पास आता देख एक्शन मोड में आ गई और वो आदमी रावी के पास आया और उसने मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देख रावी ने उसे अपने दांत दिखा दिए और वो मारता उससे पहले वो नीचे झुक गई। फिर उठकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसके कमर पर लात मार दी। अपने आदमी को मार खाता देख अतुल ने सबको घूर कर देखा और सबको इशारा करके हमला करने के लिए कहा। अधीरा ये देख सब देखकर डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ध्रुविका और रावी उसके आसपास खड़ी होकर सबको मार रही थी। अथुर ने ध्रुविका को देखा और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके माथे पर गन रखकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। ध्रुविका को ऐसे देख सब डर गए और शांति से खड़े रहे। तभी किसी ने अथर्व को पीछे से धक्का दिया, जिस कारण अथर्व एक साइड हो गया, लेकिन इस बीच उसकी पकड़ ध्रुविका के हाथ पर से छूट गई और ध्रुविका खाई में गिर गई। उसे गिरता देख जिस आदमी ने ध्रुविका को धक्का दिया था वो भी ध्रुविका के साथ खाई में गिर गया। ये देख रावी और अधीरा जोर से चिल्लाई। अथर्व ने जब ये देखा तो उसने सबको वहां से भागने को कहा और खुद भी वहां से भाग गया। उनके जाते ही रावी और अधीरा भागकर खाई के पास जाकर देखने लगे। रावी और अधीरा ध्रुविका को जोर जोर से आवाज देने लगी,
लेकिन वहां ध्रुविका का नामो निशान दिख नहीं रहा था। रावी बुरी तरह से रो रही थी। अधीरा ने उसे पूरे पकड़ कर रखा था। दूसरी तरफ कावेश राका कुरुश एक खंडहर जगह पर थे। तीनों भी बेहोश थे। उनके सामने एक आदमी अपने हाथ में वाइन का ग्लास ले बैठा था और घूर घूर कर उन तीनों को देख रहा था। ध्यान ने राजस्थान का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसे कावेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। राधेश और आरुष भी उसके साथ ही थे। तभी राधेश का फोन रिंग हुआ। राधेश ने फोन निकालकर देखा तो उस पर रावी का नाम शो हो रहा था। रावी का फोन देख राधेश ने जल्दी से फोन उठा लिया और कान पर लगाकर कुछ बोलता कि दूसरी साइड से रावी रोते हुए बोली, भाई ध्रुव दी वो रावी को ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। ये देख अधीरा ने उसके हाथ से फोन लिया और राधेश से बोली, भाई वो लाडो, उसे बचा लो भाई। रावी और अधीरा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, जिससे राधेश अधीरा से बोला, भाभी क्या बोल रही है? आप सब ठीक है ना? ठीक से बोलिए। अधीरा का जिक्र सुन ध्यान ने राधेश के हाथ से फोन लिया और बोला, क्या हुआ रसबरी? ध्यांश की आवाज सुन अधीरा जोर जोर से रोने लगी, जिसे सुन ध्यांश थोड़ा तेज आवाज में बोला, कुछ बोलोगी भी या बस रोती रहेगी? अधीरा ने अपने आप को संभाला और बोली, लाडू खाई में गिर गई। अधीरा की बात सुन ध्यांश को झटका लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अधीरा को वहीं रुकने के लिए कहा और राधेश आरुष के साथ उन दोनों के पास जाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद तीनों भी खाई के पास पहुंच गए। अधीरा और रावी वही आसपास ध्रुविका को ढूंढ रही थी। उनके आदमी भी ध्रुविका को ढूंढ रहे थे। ध्यांश और राधेश ने मिलकर रावी और अधीरा को ढूंढा और उनके साथ ही ध्रुविका को ढूंढने के लिए निकल गए। वो सब ध्रुविका को ढूंढ रहे थे कि आरुष का फोन रिंग हुआ। आरुष ने फोन उठाकर देखा तो महल से फोन था। आरुष ने फोन उठाकर हेलो बोला तो वहां से कायरा बोली, कहाँ हो तुम सब के सब? अभी तक कोई महल क्यों नहीं आया? आरुष कुछ बोलता कि उसे फोन के दूसरी साइड से गोलियों की आवाज आने लगी, जिसे सुन आरुष ने कायरा से पूछा, माँ ये सब आवाजें क्या हो रहा है वहां? कायरा घबराते हुए बोली, आरू महल पर हमला हुआ है, तुम सब जल्दी महल आ जाओ। एक कहकर कायरा ने फोन रख दिया। कायरा की बात सुन आरुष ने अपने सर पर हाथ रखा और वही जमीन पर बैठ गया। उसे ऐसे देख सब परेशान हो गए। ध्यांश ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ आरुष, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? किसका फोन था? आरुष ने अपनी नम आंखों से ध्यांश को देखते हुए कहा, भाई महल पर हमला हो गया है। उसकी बात सुन सब 2 कदम पीछे हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये सब। ध्यांश ने इंस्पेक्टर को फोन किया और सब बता दिया और अपने आदमियों को ध्रुविका को ढूंढने का कहकर आरुष, राधेश, अधीरा और रावी को लेकर महल के लिए निकल गया। महल में ध्रुति परेशान सी सोफे पर बैठी थी। उसके साथ मीनाक्षी जी थी। गोलियों की आवाज सुन दोनों भी अपनी जगह पर उठ गई। ध्रुति ने दरवाजे के पास देखा जहां पर गोलियों की आवाज आ रही थी। ध्रुति सामने देख रही थी कि तभी अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो 2 कदम पीछे हो गई और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। ध्रुति सामने देख रही थी कि तभी अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए और वो 2 कदम पीछे हो गई और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसके हाथों में बंदूक थी और वो शान से चल कर महल के अंदर आ गया। उसे देख ध्रुति के पैर लड़खड़ा गए। उसके सामने फिर से वो मंजर घूम गया जब सिद्धार्थ ने उसके साथ वो सब किया था। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर गया था। हुकुम सानी इसे अपने हाथों से मारा था, ये जिंदा कैसे हो गया? ध्रुति उसे देखकर अपने कदम पीछे ले रही थी और सिद्धार्थ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए महल के अंदर आ रहा था। उसने ध्रुति के पास आकर उससे आंखों में अपनी आंखें डालकर बोला, क्या हुआ? शौक लगा? लगना भी चाहिए। ये तो सोच रही होगी ना कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया। अब क्या करे प्रिंसेस, आपके उस महादेव को भी यही मंजूर नहीं था कि हमारी मौत उस 2 टके के कावेश के हाथों हो। बस इसलिए उन्हें हमें जिंदा रखना पड़ा। वो बोला, वो क्या है ना, तुमसे हिसाब जो चुकता करना था। तो सोचा चलो मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है, हमारा दुश्मन भी हमारे कैद में है, तो क्यों ना हमारे राजकुमार से मिल आए। बहुत तड़प रहे थे तुमसे मिलने के लिए, इसलिए चले आए, लेकिन उससे पहले हमें एक बात अच्छी की।
बताओ कौन सी? ये कहकर उसने ध्रुति के गालों पर अपनी एक उँगली से छूने लगा। फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। क्या है ना, मैंने पिछली बार जो गलती की थी ना, वो गलती इस बार मैंने रास्ते से ही हटा दी। बोलो कैसे? वो ऐसे कि मैंने इस राजस्थान के हुकुमशाह तुम्हारे शेर को मैंने अपने पिंजरे में कैद कर लिया। अभी तक तो उसे जिंदा छोड़ दिया है। वो क्या है ना, वो तुम्हारे लिए इतना पागल है, कोई छूता है तो उसके जिस्म में अंगारे बरसते हैं। तो सोचा उसे आग में मार डालूं, मतलब मेरे जिस्म की आग ठंडी हो जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुन सबको गुस्सा आ गया। ध्रुति ने अपनी आंखों में नफरत ली सिद्धार्थ के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया और बोली, तुम्हारे मुंह से यही बातें निकल सकती है क्योंकि तुम हो ही घटिया आदमी। फिर उसके कॉलर को पकड़कर उसे झंझोरते हुए बोली, कहा है मेरे हुकुमशाह, क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो क्या किया? अगर उन्हें एक भी खरोच आई ना, महादेव की कसम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ध्रुति के थप्पड़ मारने से सिद्धार्थ आग बबूला हो गया और गुस्से में बोला, फिर वही याद रखना, तुम जिंदगी जितनी बदतमीजी मेरे साथ करोगे ना, उतनी ही तकलीफ तुम्हारी नहीं नहीं, अब वो तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। ध्रुति ने उसे झट से दूर धकेल दिया और बोली, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। ध्रुति की बात सुन सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसा हंसता देख कावेरी कायरा से बोली, लो आ गया एक और पागल, इस महल में कुछ जादू है क्या, जो यहाँ आता है पागल ही हो जाता है? कायरा ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने को कहा। ये देख कावेरी चुप हो गई। तभी वहां ध्यान, श्राविर, अधीरा, राधेश और आरुष आ गई। सिद्धार्थ को वो 5 जन पहचान नहीं पाए। वो सब एकटक उस आदमी को देखने लगे। सिद्धार्थ अभी भी हंस रहा था। ध्यान, श्रावी, अधीरा, राधेश और आरुष महल के अंदर आ गए और ध्रुति के पास आकर खड़े हो गए और सबको देखकर सिद्धार्थ सब सोफे पर बैठ गया और ध्रुति से बोला, पूछो अपने बेटे से अपने बाप को कहाँ छोड़ाया, या फिर ढूंढ ही नहीं पाया? फिर अचानक ही बोला, अरे राजकुमारी, पूछो अपने राजकुमार से तुम्हारे राजकुमारी कहाँ है? सिद्धार्थ की बात सुन ध्रुति ने ध्यान को देखा। ध्यान ने अपनी गर्दन झुका ली। रावी भागते हुए आगे आई और ध्रुति के गले लगकर रोने लगी। ये देख ध्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। ध्रुति रोते हुए बोली, क्या हुआ है लाडो को? ध्यान, रावी को क्या हुआ? लाडो को कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अधी कहाँ है लाडो? ध्रुति की बात सुन अधीरा भी रोने लगी। जाकर ध्रुति के सीने से लग गई। ध्रुति को अब गुस्सा आ रहा था। एक तो उसके हुक्म से सुबह से गायब थे और अब उसके बेटे का कुछ पता नहीं है। उसने रावी और अधीरा को अपने आप से दूर किया और ध्यान के सामने जाकर खड़े हो गई और बोली, ध्यान कहाँ है हुकुमसा और लाडो? उसकी बात सुन ध्यान अभी भी चुप था। ध्रुति ने उसे जवाब न मिलने पर राधेश के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, बेटा कहाँ है हुकुमसा और लाडो? राधेश भी अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया है। देख ध्रुति आरुष के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब तुम ही बता दो कहाँ है हुकुमसा? आरुष भी चुप था। ये देख ध्रुति रोती चिल्लाकर बोली, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? यहाँ कहाँ है मेरे हुकुमसा? हे महादेव, ये क्या हो रहा है? ध्रुति की बात सुन सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे हुकुमसा मेरे कैद में है और तुम्हारे बेटे। एक कहकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ आगे किया और अपने हाथ की उंगलियों नीचे की और मोड़ कर अपने हाथ को हवा में लहराकर नीचे ही और गिरा दिया और बोला, खाई में गिर गई। बेचारी सब ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। पता नहीं जिंदा भी होगी कि नहीं। सिद्धार्थ की बात सुन कावेरी, मीनाक्षी जी, कायरा और ध्रुति एकदम से शॉक हो गई। ध्रुति तो जैसे अपने होश में ही नहीं रही। वो सोफे के साइड में रखे चेयर पर धम से गिर गई। ये देख रावी और अधीरा ने उसे पकड़ लिया। ध्रुति को इतना बड़ा झटका लगा था कि उसके पलके तक नहीं हिल रही थी। तभी वहां पर अथर, अन्वी, कामेश और तन्वी आ गए। उन सबको देख महल में सबको और एक झटका लगा। तभी तन्वी आकर सिद्धार्थ के पास अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई। उसके गले पर, हाथों पर उंगलियों के काटने के निशान थे जो काले पड़ गए थे। उसके चेहरे पर भी निशान थे जिसके उसने मेकअप से ढक दिए थे। उसे बहुत हैवी मेकअप किया था जिससे वो बहुत भद्दी लग रही थी। तनु को वहां देख सबका मुंह खुल गया। ध्रुति अभी भी वैसे ही बैठी थी। तभी सिद्धार्थ ने ध्रुति से कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो बड़ा सदमा लग गया। मुझे नहीं पता था सिर्फ कावेश के गायब होने से तुम्हें इतनी बुरी हालत होगी, लेकिन मुझे तो अब मजा आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे हुकुमसा के सामने अपना बनाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुन ध्रुति ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो शांति से बैठी रही। उसे ऐसे देख तन्वी एटीट्यूड से बोली, अभी भी वही तेवर, ये सब तुम्हारी ही गलती है जिस कारण तू अभी कावेश को खुशी नहीं दे पाई। बेचारा जब से तुमसे शादी शादी हुई थी तब से बस ठोकरें ही खा रहा है। कहा मुझसे शादी करके खुश रहता है, लेकिन नहीं, अब देखो तुम्हारे कारण वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। ध्रुति ने अपनी नजरें घुमाकर तन्वी को देखा और
और हंसते हुए गुस्से से घूरते बोली, जहाँ तुम्हारी जैसी नीच औरतें हो ना, वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और तुम तो वो डायन हो जो मेरे घर पर बरसों से अपनी काली साया को लेकर मंडरा रही हो। तन्वी ध्रुति की बात सुन आग बबूला हो गई और अपनी जगह से उठकर ध्रुति के पास जाकर उसके ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन वो थप्पड़ ध्रुति को लगता उससे पहले उसका हाथ ध्यांश ने पकड़ लिया और बोला, हिम्मत भी मत करना मेरे माँ को हाथ लगाने की, हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं मेरे माँ के संस्कार भूल जाऊंगा और बाप की तरह खूंखार हो जाऊंगा। एक कहकर उसने तन्वी का हाथ झटक दिया। उसके बाद सुन अथर्व हंसते हुए बोला, तुझमें वो दम नहीं। अथर्व के बाद सुन सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, ये बात तो तुमने सच कही बेटा, इसने वो दम नहीं जो इसके बाप के अंदर था। इसका बाप किधर धमकियां नहीं देता था। उसकी बात सुन दाज बोला, मुझे फोन करने वाला तू ही था ना। अच्छा है, जैसे मैंने कहा था तुम्हारी मौत मेरे हाथों से नहीं मेरे पापा के हाथों से ही होगी, तो वैसा ही होगा। उसके बाद सुन सिद्धार्थ हंसते बोला, मारेगा तब ना जब वो जिंदा बचेगा। उसके तो मैंने दोनों हाथ ही बांध दिए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ध्रुविका का खाई में गिर गई थी और उसके पीछे ही एक आदमी ने खाई में छलांग लगाई थी। ध्रुविका बहुत ऊंचाई से गिरी हुई थी, जिससे वो काफी घबरा गई थी। ध्रुविका नीचे की ओर आ रही थी कि तभी वो एक पेड़ से लटक गई है। देख, उस आदमी ने भी उस पेड़ पर छलांग लगा दी कर उस पेड़ के टहनी को पकड़ लिया और धीरे धीरे ध्रुविका के पास चला गया। ध्रुविका काफी घबरा गई थी, जिससे वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उस आदमी ने ध्रुविका के पास जाकर अपने एक हाथ से ध्रुविका के कमर को पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही ध्रुविका झुक गई। उसे वो पकड़ वो एहसास बहुत अपना सा लग रहा था। उसने नजर उठाकर उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें फाड़कर उसे देखकर बोली, आप? आरव ने उसे देखकर सनक भरी स्माइल लिए बोला, जहाँ मेरी मल्लिका वही तुम्हारे सन की आशिक। ध्रुविका ने आरव को बुरी तरह से घूरा और कहा, छोड़ो मुझे। आरव ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, मरना किसे है? अभी तो हमारी कहानी शुरू भी नहीं हुई और तुम मरने की बात कर रही हो मल्लिका। आप बुरे इंसान, छोड़ो मुझे, ध्रुविका ने चिढ़कर कहा तो आरव ने ध्रुविका को कसकर पकड़ लिया और नीचे देखा। आरव और ध्रुविका ज्यादा ऊपर नहीं थे, इसलिए आरव ने ध्रुविका को देखकर कहा, टहनी छोड़ो और मेरी कमर को पकड़ लो। उसके बाद सुन ध्रुविका ने उसे देख मुंह बनाया और बोली, कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे छोड़ो, मैं उतर जाऊंगी। आरव ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, फिर ऐसे ही लटके रह कर रह जाते हैं। आरव की बात सुन ध्रुविका के आसपास देखा तो सिचुएशन देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आरव की कमर पर अपने दोनों पैरों से पकड़ लिया। फिर एक हाथ छोड़कर आरव के गले में डाल दिया, फिर दूसरा हाथ भी रख दिया। आरव ने ध्रुविका की पकड़ अपने ऊपर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर दी और बोला, आह मल्लिका, तेरा ये छूना। ये कहकर उसने ध्रुविका के कमर को छोड़ दिया और धीरे टहनी के जरिए नीचे की ओर उतरने लगा। थोड़ी देर बाद आरव ध्रुविका को लेकर नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही आरव ने अपनी दीवानगी भरी नजरों से ध्रुविका के बंद आंखों को देखने लगा। महल। तन्वी ने सबको घूरते हुए कहा, चलो अब बहुत नौटंकी हो गई, अब सब निकलो यहाँ से। अब से ये महल हमारा है और ये राजस्थान भी। उसकी बात सुन सबको और एक बड़ा सा झटका लगा। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मीनाक्षी जी ने उसे घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम तन्वी? अरे रानी माँ, माफ करना, वो क्या है ना, आपके बेटे और पोते ने ये प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम कर दी है, तो अब ये सब हमारा हुआ। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ध्रुति ने तन्वी को बुरी तरह से घूर कर देखा और कहा, तमीज से बात करो माँ से, तुम्हारे फालतू की बातें तुम्हारे पास रखो और निकल जाओ हमारे घर से। तन्वी उसके बात सुन बोली, तुम्हें तो मैं धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हारे कारण मैंने यहाँ मेरा भाई और मेरी माँ को खोया है, जिसका बदला मैं लेकर रहूंगी। ये कहकर उसने ध्रुति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर से खड़ा करके बाहर की ओर धक्का दे दिया, जिससे ध्रुति गिरने को हुई, लेकिन वक्त रहते उसे किसी ने संभाल लिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।